हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम टीचिंग मेथडोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि DSSB ने अभी जो अपनी टीचिंग के एग्जाम कंडक्ट कराए थे, जो कि पीजीटी और टीजीटी के जो एग्जाम कंडक्ट कराए थे, उनमें इन क्वेश्चंस को पूछा था। तो उन्हीं में से मैं कुछ क्वेश्चंस को लेके आया हूँ आपके सामने। और जो कि DSSB ने जो पीजीटी के जो एग्जाम कंडक्ट कराए थे, उसमें जो एक 20 क्वेश्चन का एक पूरा सेक्शन था टीचिंग मेथडोलॉजी का। और बात करें अगर टीजीटी एग्जाम्स की, तो उसमें कुछ एक पार्टिकुलर कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं था टीचिंग मेथडोलॉजी का, बट उसमें भी DSSB ने 8 से 12 क्वेश्चन जो है टीचिंग मेथडोलॉजी के जो है पूछे थे। तो आज की वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और अब अभी जो कुछ कैंडिडेट्स के जो पीआरटी के एग्जाम होने वाले हैं, उनमें जो इन क्वेश्चंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पार्ट बी में जो है टीचिंग मेथडोलॉजी के क्वेश्चन जो है पीआरटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और भी जो टीजीटी के एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपनी। तो पहला क्वेश्चन है, if a teacher is teaching topic force to the student, then a teacher can perform introductory activities by making documentation cards indicating which of the following। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो एक टीचर है, फोर्स के बारे में बच्चों को पढ़ा रहा है, तो क्या कहते हैं, तो कौन कौन सी एक्टिविटी जो है करवा सकता है उसको इंडिकेट करने के लिए। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है कि नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, सेकंड है ड्राइंग ऑफ यूनिक आर्किटेक्चर फीचर्स ऑफ द बिल्डिंग सच एज पिलर्स स्लैश डॉम्स। तो यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है, पहली स्टेटमेंट है कि हम जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है उनके नाम को बोला जाए, और सेकंड यहाँ पे बोला गया है जो भी आर्किटेक्चर फीचर्स हैं उस बिल्डिंग की, उसको ड्रॉ करके जो है दिखाया जाए उसके फीचर्स को। तो आपको बता दें कि किसी भी टीचिंग में जो है कि हियरिंग और विजुअलाइजेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, स्टूडेंट की लर्निंग के लिए माना जाता है। अब यहाँ पे पहली स्टेटमेंट आप देखिए, नेम ऑफ स्टोरी बिल्डिंग से जो है बेसिकली स्टूडेंट्स की जो है हियरिंग को ये क्या कहते हैं इंडिकेट कर रहा है। तो ये वाला तो बिल्कुल ही करेक्ट होगा पहली स्टेटमेंट। सेकंड है ड्राइंग ऑफ यूनिक आर्किटेक्चर फीचर्स, यानी कि इससे जो स्टूडेंट जो उस चीज़ को अच्छे से विजुअलाइज कर पाएगा। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे बोथ 1 और 2 जो है करेक्ट आंसर होगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प अ टीचर टू मेक अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पार्टिसिपेटरी इन सोशल साइंस। तो यहाँ पे बेसिकली पूछा हुआ है कि टीचर जो है किस किस चीज़ के द्वारा जो है अपनी स्टडी को, अपनी टीचिंग को जो है क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेटरी बना सकता है, जिससे जो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ में पार्टिसिपेट करे। तो हमें पहला स्टेटमेंट है, बाय अरेंजिंग डिबेट डिस्कशन ऑन एमर्जिंग सोशल इश्यूज, फॉर एग्जांपल डाउरी, पॉपुलेशन ग्रोथ एटसेट्रा। सेकंड स्टेटमेंट है, बाय टीचिंग स्टूडेंट एट हाउ टू कोऑपरेट विद ईच अदर। यानी कि पहले यहाँ पे बोला हुआ है कि आप क्या कहते हैं एक डिबेट या फिर डिस्कशन अरेंज करा सकते हैं। अब डिबेट और डिस्कशन से बेसिकली क्या होता है, हर स्टूडेंट का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है, और क्या कहते हैं उससे क्या होता है हर एक स्टूडेंट जो उसमें पार्टिसिपेट कर पाता है। तो ये पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। अब सेकंड क्या है, बाय टीचिंग स्टूडेंट एट हाउ टू कोऑपरेट विद ईच अदर। अब जैसे कि स्टूडेंट कोऑपरेट करना सीखेंगे एक दूसरे के साथ, तो उनका जो है हर एक स्टूडेंट का उससे भी जो है पार्टिसिपेशन जो है निकल के सामने आता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड यानी कि बोथ 1 और 2 जो है करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कि मैथमेटिक्स को पढ़ाने की इसमें से कौन सी जो इंस्ट्रक्शन बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे पहला है, टू अप्लाई एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ डेली लाइफ। बिल्कुल सही है कि अगर कुछ भी आप एडिशन सिखाने 2 डिजिट का, वो आप जो है स्टूडेंट जो अपने डेली लाइफ में यूज कर सके, बिल्कुल सही है। सेकंड है, टू अप्लाई फॉर्मूला ऑफ डायरेक्ट वेरिएबल टू सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ डे टू डे लाइफ। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बोथ 1 और 2 जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन विच स्टेज ऑफ cognitive development of Piaget theory a child understand and carry out calculation involving proportion। यानी पियाजी की एक थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जिसमें पूछा हुआ है कौन सा स्टेज है जिसमें जो है बच्चा जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है कैलकुलेशन की जो है बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, पहला है कॉन्क्रीट ऑपरेशन पीरियड, सेकंड ऑप्शन है सेंसरी मोटर पीरियड, एंड थर्ड ऑप्शन है फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड, एंड फोर्थ ऑप्शन प्री ऑपरेशन पीरियड। तो यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड में जो है ये वाला आप जो चाइल्ड की अंडरस्टैंडिंग और जो कैलकुलेशन की जो है जो इन्वॉल्वमेंट जो है बढ़ जाती है। और पियाजी की थ्योरी की जितने भी क्या कहते हैं स्टेजेस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, आप उसको जो अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जो है DSSB के जो अपने पेडागोजी और टीचिंग मेथडोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें पियाजी की थ्योरी पे जो है काफ़ी बार जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसके सारे स्टेजेस को जो है आप अच्छे से पढ़ लेना। और यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 है। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाइल टीचिंग अ चिल्ड्रन हाउ टू रीड विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स नीड टू बी केप्ट इन माइंड। यानी कि बच्चों को पढ़ाते समय यानी टीच करते वक्त इनमें से कौन सी चीज़ें को ध्यान में रखना चाहिए। द मटेरियल यूज्ड मस्ट बी मीनिंगफुल एंड ऑफ द लेवल ऑफ चाइल्ड, एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज द मटेरियल शुड बी इन अ लैंग्वेज दैट द चाइल्ड इज फेमिलियर विद। अब यहाँ पे एक बात देखिए, अगर हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो वो जो है टीचिंग हमेशा है ना एक स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है, यानी कि जिस चिल्ड्रन को पढ़ा रहे हैं ना उसके ओरिएंटेड होता है, और उसी के
बिहार पे हमें सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे पहले ही बोला हुआ है, जो मटेरियल हम यूज करेंगे वो उस बच्चे की समझदारी के लेवल का होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर उसकी समझदारी के लेवल का होगा ही नहीं तो टीचिंग का कोई सेंस ही नहीं बन पाएगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब आप देखेंगे कि सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो मटेरियल शुड बी इन लैंग्वेज दैट द चाइल्ड इज फेमिलियर विद। अब क्या कहते हैं, जो मटेरियल हम यूज करें वो बच्चे की लैंग्वेज में होना चाहिए जिससे बच्चे को समझ में आ जाए। वो अब बिल्कुल ही अलग लैंग्वेज हम यूज करें जो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, तब भी कोई सेंस नहीं बन पाएगा उस टीचिंग के, बच्चे की जो है लर्निंग हो ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बोथ 1 and 2 जो है करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is are the role of teacher in the theme based integrated early childhood and care education program। तो यहाँ पे एक थीम बेस्ड क्या कहते हैं एजुकेशन प्रोग्राम है, तो इसमें पूछा गया है कि इसमें जो है टीचर का रोल बेसिकली क्या है। सेकंड ऑप्शन सॉरी पहला स्टेटमेंट यहाँ पे है ऑब्जर्व चिल्ड्रन टू आइडेंटिफाई देयर इंटरेस्ट, नीड्स एंड कैपेबिलिटी एंड द पेस ऑफ देयर डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। एंड सेकंड स्टेटमेंट है क्रिएट नर्चरिंग एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप इन द क्लासरूम, ये भी बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो बोथ 1 and 2 जो है करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि DPPL में ने स्टेटमेंट वाइज जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादातर पूछे हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन तो ऐसे हैं अगर आपने जो है पेडागोजी और या फिर टीचिंग मेथोडोलॉजी की अगर प्रिपरेशन उतनी नहीं भी की तो भी आप इस चीज़ को आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन पूछे वहाँ पे करेक्ट पूछा गया था, यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान जरूर देना है। DPPL में नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चन का कई लोग जो है नॉट करेक्ट की वजह से जो है गलत ऑप्शन को जो है मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कंडीशनिंग ऑफ इलिसिटेड बिहेवियर डिफाइंस क्लासिकल कंडीशनिंग, एंड सेकेंड ऑप्शन इज कंडीशनिंग ऑफ इमिटेड बिहेवियर्स डिफाइंस ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों स्टेटमेंट कंडीशनिंग के ऊपर दी हुई है, और यहाँ पे अगर बात करें करेक्ट ऑप्शन की तो वो है नाइदर 1 nor 2। यहाँ पे पूछा कि करेक्ट नहीं है, कौन से जो है करेक्ट नहीं पूछा गया, इसलिए यहाँ पे नाइदर 1 and nor 2 है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देना। अगर यहाँ पे पूछा जाता करेक्ट की अगर बात पूछा जाता तो यहाँ पे बोथ 1 and 2 हो जाता, बट यहाँ पे नॉट करेक्ट बोला हुआ है, इसलिए यहाँ पे नीदर 1 and nor 2 होगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान देना। अगर इस चक्कर में कई बच्चे जो है कई स्टूडेंट जो है गलत ऑप्शन को जो है मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो वह है ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर दोज मीडियम बाय विच वैल्यू एजुकेशन कैन बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट। तो हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा जो है बच्चों को वैल्यू एजुकेशन जो है प्रोवाइड करी जा सकती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है स्किट्स एंड ड्रामा, सेकंड ऑप्शन है मॉर्निंग असेंबली, एंड थर्ड स्टेटमेंट इज कंपलसरी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे स्किट्स एंड ड्रामा से भी बेसिकली जो वैल्यू एजुकेशन स्टूडेंट्स को मिलती है, और स्कूल में जो काफ़ी जो है ड्रामाज वगैरह जो प्ले इसीलिए कराए जाते हैं। और आप देखिए मॉर्निंग असेंबली जो है, मॉर्निंग असेंबली में बहुत सारे वैल्यू एजुकेशन दिए जाते हैं, चाहे वो आपकी प्रेयर्स हो, चाहे क्या कहते हैं जो भी असेंबली की मॉर्निंग स्पीच होती है, उसमें भी वे कहते हैं स्टूडेंट को वैल्यू एजुकेशन जो है सीखने को मिलती है। और थर्ड इज कंपलसरी सब्जेक्ट तो बेसिकली होता है, उसका रोल ही यही होता है कि बच्चे को जो उस सब्जेक्ट के द्वारा जो है कुछ एजुकेशन दी जाए, इसलिए वो कंपलसरी सब्जेक्ट होता ही है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यानी कि क्या कहते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ असिस्टिव डिवाइस यूज फॉर चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। तो यहाँ पे पूछा गया है इनमें कौन सा डिवाइस है जो बेसिकली जो उन चिल्ड्रन को हेल्प नहीं करता, असिस्ट नहीं करता, जिनमें जो विजुअल इम्पेयरमेंट की दिक्कत है, यानी कि जिन्हें जो देखने में कुछ दिक्कत है, मतलब उनकी आई से रिलेटेड कोई दिक्कत है। तो उसमें पूछा गया कौन सी डिवाइस जो उनकी हेल्प नहीं करता। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है हेयरिंग एड, सेकंड इज ब्रेल, एंड थर्ड इज एबेकस, एंड फोर्थ ऑप्शन है अरिथमेटिक फ्रेम्स। तो यहाँ पे अगर बात करें ब्रेल की, तो ब्रेल तो विजुअल इम्पेयरमेंट यानी कि विजुअल चिल्ड्रन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ब्रेल स्क्रिप्ट के द्वारा जो चिल्ड्रन जो रीडिंग और जीडी रीडिंग के द्वारा अपनी लर्निंग कर पाता है ब्रेल स्क्रिप्ट की वजह, तो ब्रेल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो आंसर नहीं होगा आपका। थर्ड ऑप्शन इज एबेकस। एबेकस जो है बेसिकली आपका जो है बीट्स को काउंट करके, टच करके जो है चिल्ड्रन उससे भी जो है उसको उस डिवाइस के द्वारा भी असिस्ट कर पाता है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन अरिथमेटिक फ्रेम्स, ये जो बेसिकली शेप्स होते हैं जिनको जो है विजुअलाइज चैलेंज चिल्ड्रन जो होते हैं, इनको शेप्स को टच करके जो है उस चीज़ को जो है अपनी उस चीज़ में जो है असिस्टमेंट में जो है मदद करता है। तो यहाँ पे पूछा कि असिस्ट नहीं करता उस डिवाइस का बताना करना है, तो वो है हेयरिंग एड। हेयरिंग एड जो बेसिकली सुनने में मदद करने वाली चीज़ है, तो इसका विजुअलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे नॉट पूछा गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो
When we study history, then we study the history of many other social science subjects like economic history, political history, history of psychological, etc. तो यहाँ पे पूछा है दिस स्टेटमेंट गिवन अबाउट सोच दैट सोशल साइंस सब्जेक्ट्स आर डैश इन नेचर। तो यहाँ पे पूछा है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं उसके साथ जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री या फिर आपका साइकोलॉजी हो गया, तो ये बेसिकली जो है कि कैसे हैं नेचर में। तो यहाँ पे थर्ड 3 स्टेटमेंट दिए हुए, पहला है इंडिपेंडेंट एंड सेकंड इज इंटरडिसिप्लिनरी एंड थर्ड स्टेटमेंट इज इंटर रिलेटेड। तो बेसिकली आप देखेंगे ये सब्जेक्ट जो इंटर रिलेटेड तो होते ही एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए होते हैं, तो इंटर रिलेटेड तो हो गए। और सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इंटर डिसिप्लिनरी भी बिल्कुल होगा, क्योंकि अलग अलग डिसिप्लिन है फिर भी जो है आपस में काफ़ी ज़्यादा इनका रिलेशन है, तो इंटर डिसिप्लिनरी भी होगा। और बात करें इंडिपेंडेंट की तो इंडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है, आपस में इनका काफ़ी रिलेशन है इन सारे सब्जेक्ट्स का, तो इंडिपेंडेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट है, यानी कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट हो जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ मेजर टाइप ऑफ प्ले फॉर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे पूछा गया कि इसमें से कौन सा मेजर प्ले है चिल्ड्रन का। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए, पहला स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्टिव प्ले, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव प्ले में बेसिकली जो है जैसे कि आप बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं जिसमें जो चिल्ड्रन क्या कहते हैं बेसिकली जो है हाउस बिल्ड करता है, या फिर जो प्लास्टिक के जितनी ब्लॉक्स होते हैं उसके द्वारा पिरामिड बनाता है, कुछ भी बनाता है, ये कंस्ट्रक्टिव प्ले में आ जाता है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड इज फंक्शनल प्ले। फंक्शनल प्ले वो होता है जिससे जो चाइल्ड जो है कुछ लर्न करता है, कुछ सीखता है। चाहे क्या कहते हैं जैसे कि आप देखेंगे जो डॉल्स का खेल होता है, फिर डॉल्स का जो खेल होता है जिसमें बच्चे जो उसको फीड करना सिखाते हैं, तो इससे कुछ बच्चा कुछ सीखते हैं, तो फंक्शनल प्ले में आ जाता है। तो ये भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। एंड थर्ड इज ड्रामेटिक और प्रिटेंड प्ले। तो ये भी जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सिलेबस ऑफ इन्वायरमेंट स्टडी फॉर क्लास 3rd to 5th इज वोवन अराउंड द 6 इंटरकनेक्टेड थीम विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग दीज। यानी कि 6 इंटरकनेक्टेड थीम्स होती है इन्वायरमेंट स्टडीज की 3rd क्लास से लेकर 5th तक। तो वो थीम्स में से उन थीम्स में से कुछ 3 स्टेटमेंट दिए, बताना ये उन थीम्स में आती हैं या नहीं आती है। तो बात करें शेल्टर, वाटर, फूड, ये तीनों ही थीम्स जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के सिलेबस में बिल्कुल ही आती है। तो यहाँ पे जो है तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट तीनों ही करेक्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्री नंबर कॉन्सेप्ट कैन बी डेवलप्ड इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर। यानी प्री स्कूल के समय जो प्री नंबर का कॉन्सेप्ट होते हैं जो बच्चों में जो है कौन कौन से प्री नंबर के कॉन्सेप्ट जो है डेवलप करे जा सकते हैं। पहला ऑप्शन मैचिंग, सॉर्टिंग एंड थर्ड इज कंपेयरिंग। तो यहाँ पे तीनों ही प्री नंबर के कॉन्सेप्ट जो है डेवलप करे जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट, यानी ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे करेक्ट है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे हैं DSSS में काफ़ी ज़्यादा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बेसिकली बच्चों को कन्फ्यूजन भी काफ़ी हो जाती है, यार ये 2 चीज़ें तो करेक्ट है, तो ऑप्शन क्या कहते हैं फर्स्ट एंड 2 करेक्ट होगा या फिर ऑल क्या कहते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड करेक्ट होगा। क्वेश्चन तो आसान है बट स्टेटमेंट वाइज है क्वेश्चन, तो इस वजह से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर मान लो अगर आपको कुछ एक स्टेटमेंट नहीं पता तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो यार कि फर्स्ट एंड सेकंड को मार्क करूँ या फिर तीनों को मार्क करूँ, तो इसलिए थोड़ा एक ट्रिकी हो जाता है थोड़ा। बाकी क्वेश्चन उतने टफ नहीं पूछे गए हैं अभी तक तो। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द मेथड ऑफ असेसमेंट इन लैंग्वेज लर्निंग। तो यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग के जो है कौन सा मेथड नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है ओरल टेस्ट एंड थर्ड एंड सेकंड स्टेटमेंट रिटन टेस्ट। तो यहाँ पे दोनों ही आप देखेंगे ना, ओरल एंड रिटन दोनों ही जो है लर्निंग के अच्छे असेसमेंट माने जाते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बट यहाँ पे पूछा है कि वो मेथड बताना है जो नहीं है। तो यहाँ पे दोनों ही है, तो यहाँ पे नीदर 1 एंड नीदर 2 हो जाए, क्योंकि दोनों ही करेक्ट है। यहाँ पे पूछा है कि वो मेथड पूछा गया जो लर्निंग में जो है बिल्कुल आपका जो है असेस नहीं करते हैं, वो पूछा गया है। तो यहाँ पे इसलिए नीदर 1 एंड नॉट 2 होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हमें नीदर 1 एंड नीदर 2 को यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइंटिफिक आर्गूमेंट इन्वॉल्व्स 3 कंपोनेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर दीज कंपोनेंट। एंड साइंटिफिक आर्गूमेंट के जो 3 कंपोनेंट होते हैं वो तो पूछा गया वो कौन से 3 कंपोनेंट है। तो पहला ऑप्शन है हाइपोथेसिस, बिल्कुल सही है कि साइंस में जो बेसिकली हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी के बेसिस पे जो है आगे जितनी भी रिसर्च को जो है क्या कहते हैं फर्दर प्रोसीड किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है हाइपोथेसिस। एंड सेकंड इज प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल क्या कहते हैं प्ले करता है साइंटिफिक आर्गूमेंट में। थर्ड इज एविडेंस, एविडेंस ना हो तो साइंटिफिक का कोई क्या कहते हैं कोई प्रूफ ही नहीं माना जाता है, तो एविडेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीनों ही कंपोनेंट बिल्कुल ही करेक्ट है, यानी तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे अगेन
क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, प्रिपेयरिंग एनी प्रोजेक्ट इन साइंस मैथमेटिक्स में गिव प्लेजर टू pupil as a result of which she is motivated to undertake similar activities in his own. The given statement describe which of the following types of motivation, यानी कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और मान लो कि प्रोजेक्ट करने के बाद वो जो स्टूडेंट है उसको खुशी मिलती है और जो है वो आगे और भी ऐसी क्या कहते हैं प्रोजेक्ट लेने के लिए खुद से ही इनिशिएटिव लेता है। तो ये यहाँ पे पूछा कि उस मोटिवेशन को क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पे बात करें ओनली वन, यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन। वो भी क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए आप बोला गया कि इन हिज ओन, यानी खुद से उस काम को ले रहा है। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन बेसिकली वही होता है कि जब कोई भी किसी काम के लिए करने के लिए खुद से इनिशिएटिव लेता है, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी रिवॉर्ड के, यानी बिना किसी रिवॉर्ड और प्रेशर के, जब खुद से आप कोई काम करने की आपको इच्छा होती है या फिर जिस काम को आप इंजॉय करते हैं उसके बदले में आप कोई रिवॉर्ड एक्सपेक्ट नहीं करते, ना ही कोई आपके ऊपर प्रेशराइज करे उसको काम करने के लिए, तो वो जो मोटिवेशन होती है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपकी कहलाती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि ओनली वन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है डैश एड्रेसेस टू द प्रिंसिपल दैट नॉलेज अराइजेस फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एविडेंस गैदर्ड स्पेसिफिकली यूजिंग सेंसेस। तो यहाँ पे पूछा गया वो कौन सा प्रिंसिपल है जो बताता है कि जो नॉलेज है ना एक्सपीरियंस से आती है और क्या कहते हैं एविडेंस गैदर्ड स्पेसिफिकली यूजिंग सेंसेस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नॉलेज एक्सपीरियंस से आती है, तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल बोलता है? एक्सपेक्टिज्म बोलता है या फिर एम्पेरिसिज्म बोलता है? क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टिज्म जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्या कहते हैं सॉरी स्केप्टिज्म जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिकली स्केप्टिज्म जो है बेसिकली डाउटफुल को आपके रिप्रेजेंट करता है, डाउटनेस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा स्टेटमेंट फर्स्ट। यहाँ पे एम्पेरिसिज्म जो है ये प्रिंसिपल है जिसके थ्रू जो है ये बिल्कुल ही इस प्रिंसिपल का बेसिकली मीनिंग ये है कि नॉलेज जो आपकी जो एक्सपीरियंस से आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर सेकंड जो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि ओनली टू ऑप्शन नंबर थर्ड जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो अब अपने चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 तो यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट फैसिलिटेशन इन आर्ट एजुकेशन। तो यहाँ पे पूछा कि स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता रही है, नॉट करेक्ट लिखा हुआ है तो बेसिकली आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो पहला स्टेटमेंट है हेल्पिंग द चाइल्ड बाय गिविंग फ्री एक्सेस टू हैंडलिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद अ कॉशन ऑफ केयर, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अ सेकंड स्टेटमेंट है प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ आर्ट मटेरियल फॉर हेल्पिंग द चाइल्ड टू चूज एंड पिक एंड इनोवेट, बिल्कुल सही बात है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पूछा हुआ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे नीदर वन है नीदर टू हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट वाली चीज़ को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इस चक्कर में आप गलत क्या कहते हैं ऑप्शन मार्क नहीं कर देना। तो यहाँ पे नीदर वन एंड नीदर टू ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एंड डैश आर प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर इम्प्रूविंग द पावर ऑफ थिंकिंग। तो यानी कि पावर ऑफ थिंकिंग को बढ़ाने के लिए क्या ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्या प्लान और ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, सेकंड इज चार्ट्स एंड टीचिंग, थर्ड ऑप्शन इज इवैल्यूएशन इंस्ट्रक्शन एंड फोर्थ ऑप्शन इज टीचिंग इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन, यानी टीचिंग और इंस्ट्रक्शन जो है प्लान और ऑर्गेनाइज किए जाते हैं पावर ऑफ थिंकिंग को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइडियाज ऑफ ड्रामा में कम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। तो आइडियाज होते हैं जो ड्रामा के, इनमें से किस सोर्सेज से जो है आ सकता है? तो पहला इमेजिनेशन, सेकंड इज द एनवायरनमेंट, थर्ड इज द हिस्ट्री लिटरेचर एंड फोर्थ इज मूवीज। तो यहाँ पे बिल्कुल इजी क्वेश्चन, जो ड्रामाज होते हैं आइडियाज़ के, इमेजिनेशन, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, मूवीज, चारों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, क्योंकि इन सब जरिए से जो है ड्रामा के आइडियाज़ आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन ऑप्शन नंबर 4 यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप चाहते हैं कि मैं पेडागोजी या फिर टीचिंग मेथोडोलॉजी पे और क्वेश्चंस लेके आऊँ जो कि DTPSB ने अब फिलहाल जो अपने एग्जाम कंडक्ट करने में पूछे थे, तो उन क्वेश्चंस को अगर आप चाहते हैं मैं और लेके आऊँ तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। तो यार वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार होते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ और भी लेके आऊँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।